हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। मैं सीएमए रजनीकांत चौधरी और जीएसटी के सीरीज़ में जीएसटी टॉपिक नंबर 2 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड डिकोडिंग द जीएसटीआईएन। जैसे कि हम लोग सभी को पता है, जीएसटी लॉ 2017 में आया था 1 जुलाई को। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो नया नया प्रोसेस आया था, उसके लिए बहुत सारे इश्यूज बहुत सारे टैक्स पेयर को करने पड़े। उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज था, अभी कैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ईज़िली है, क्या क्या समस्याएं आ रहे हैं, सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किन किन पर्सनों के लिए मैंडेटरी है। सबसे पहले आते हैं वो पर्सन जिसका भी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उसके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। रिसिपिएंट ऑफ आरसीएम, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑन व्हिच आरसीएम इज अप्लीकेबल। मान लीजिए आप लॉयर का फीस लिए हैं, अगर उस पर आरसीएम का अप्लीकेबिलिटी होता है, देन यू हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन और अकॉर्डिंगली आपको आरसीएम पेमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह के जो आरसीएम के जितने भी लिस्ट होते हैं, उस पर भी हम लोग एक नया सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी मोटा मोटी बात आप ये समझ लीजिए कि जितना भी सर्विसेज है जिस पर आरसीएम अप्लीकेबल है, और अगर वो सर्विस अगर आप लेते हैं, देन यू हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। नॉन रेसिडेंट not have a fixed place of business in India supplying goods or services in India। वो नॉन रेसिडेंट जिसका एक परमानेंट फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, बट वो गुड्स को अगर यहाँ पे बेचना चाहता है, देन ही हैज़ टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। चौथा, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, जो भी इंडिया में ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसका इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। जो टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्टर होते हैं, उनको भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर कि उसका कितना है कि नहीं है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन हम लोगों को लेना पड़ेगा। अगर कोई टैक्स पेयर चाहता है कि आईएसडी के थ्रू अगर कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन करें अमंग अदर जीएसटीएन अंडर द सेम पैन, तब उस टैक्स पेयर को आईएसडी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरली लेना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। उसके बाद ये जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो कि डाटा बेस एक्सेस या रिट्रीवल सर्विस फ्रॉम इंडिया टू अ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया में जो प्रोवाइड करते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। द पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब ऊपर के जो बी पॉइंट्स थे अभी तक हम लोग डिस्कस करें, उसमें अगर आप फॉल नहीं करते हैं और अगर आपका एक स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टर्नओवर अगर एक्सीड करता है, देन यू हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरली। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस किस केसेस में हम लोग का अगर टर्नओवर एक्सीड करता है तो हमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप सप्लाइंग ऑफ गुड्स करते हैं, अगर आप मान लो गुड्स के सप्लाई में इन्वॉल्व हैं सिर्फ, तो आपका 40 लाख जिस दिन भी एक करंट फाइनेंशियल ईयर में जिस दिन भी आपको 40 लाख अगर एक्सीड करता है, विद इन 30 डे यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। हाउएवर ये लिमिट 20 लाख है फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स लाइक आसाम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, या अदर स्टेट्स। ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब स्टेट्स में जो स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स होते हैं, उसके लिए जो भी 20 लाख का अगर टर्नओवर है गुड्स के केसेस में, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सिमिलरली मान लीजिए फर्दर फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस में ही अगर इंगेज हैं और आप अगर आपका टर्नओवर अगर 20 लाख से एक्सीड करता है, देन यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। हाउएवर if the if you are providing service from a state, the same is categorized as special type of states, वहाँ से अगर आप सर्विसेज देते हैं और 10 लाख अगर एक्सीड करता है टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, देन यू हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आइए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर
इन चारों स्टेट्स में गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर एक्सीड करता है, देन यू हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कौन कौन सा स्टेट है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। सिमिलरली द स्टेट with the threshold limit of 20 lakh for supplying of goods और services। अगर इस स्टेट्स में अगर आपका मान लीजिए कि 20 लाख से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर इन केस ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगर आपका एक्सीड करता है, देन यू हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कौन कौन सा स्टेट्स है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना। फर्दर मान लीजिए स्टेट्स with the threshold limit of rupees 20 lakh for supplying of service or both, yeah, both goods and services, and the threshold limit for goods 40 lakh for supplying of goods intra-state। तो इन सभी स्टेट्स में जो जम्मू एंड कश्मीर है, आसाम है, हिमाचल प्रदेश या ऑल अदर स्टेट्स, जितना भी स्टेट्स है, उस केसेस में सर्विसेज के केस में 20 लाख एक्सीड करता है तो, गुड्स के केस में 40 लाख एक्सीड करता है तो, देन यू हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अच्छा, आपका जो टर्नओवर है वो जिस दिन एक्सीड किया है उसके 30 डे के अंदर आपको जीएसटी का एप्लीकेशन करना है और आपको 7 दिन के अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज इंक्लूड रहता है, क्या क्या चीज एक्सक्लूड किया जाता है। जब भी हम लोग किसी का भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो टोटल या नेट एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें कौन कौन सा टर्नओवर इंक्लूड रहेगा, कौन कौन सा टर्नओवर इंक्लूड नहीं रहेगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूड टैक्सेबल सप्लाई, exempted supply, export, interstate supply of the person having the same PAN। मीन्स अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन अंडर द सेम पैन, मान लीजिए एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसका 2 स्टेट में जीएसटी लिया हो, एक दिल्ली और महाराष्ट्र में, तो दिल्ली से अगर कोई स्टॉक ट्रांसफर वो महाराष्ट्र में कर रहा है या महाराष्ट्र से कोई स्टॉक ट्रांसफर दिल्ली में कर रहा है, तो ये भी फॉर महाराष्ट्र या फॉर दिल्ली के लिए एक तरह से टर्नओवर है, जिसको हम लोग डिम्ड सप्लाई बोलते हैं। तो ये भी दिस टर्नओवर विल बी द पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, और इसके बेसिस पे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट कैलकुलेट होगा कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, या आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि नहीं। जैसा कि एक्सक्लूड क्या क्या चीज़ हम लोग करेंगे, ये तो हो गया, प्लस हम लोग करेंगे एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे। सीजीएसटी है, सीजीएसटी अमाउंट जो होता है, एसजीएसटी अमाउंट जो होता है, यूटीजीएसटी अमाउंट जो होता है, या आईजीएसटी अमाउंट जो होता है, या कंपनसेशन सेज जो होता है, या वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन व्हिच आरसीएम इज अप्लीकेबल। मतलब मान लीजिए कोई भी सप्लाई जिस पर कि आप आरसीएम आप पेमेंट कर रहे हैं, ये तो आपका इनवर्ड सप्लाई हुआ, ये तो आपका आउटवर्ड सप्लाई हुआ नहीं। तो ये जब हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, उसमें ये फॉल नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है, क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं होता है। और एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग को कब अप्लीकेबल होता है? सर्विसेज के केस में 20 लाख और 10 लाख, और गुड्स के केस में 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख। मान लीजिए आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड किया, आपने जीएसटी के एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन डाल दिया जीएसटी डिपार्टमेंट में, जीएसटी डिपार्टमेंट आपको जीएसटीएन भी दे दिया। अब जीएसटीएन होता है टोटल 15 डिजिट का। अब 15 डिजिट का हम लोग डिकोड करेंगे कि 15 डिजिट में क्या क्या चीज़ होता है। सबसे पहले जो 15 डिजिट होते हैं जीएसटीएन में, उसमें फर्स्ट 2 डिजिट जो होता है स्टेट कोड होता है, आप किस स्टेट से लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्ट बंगाल से लिए हैं तो 19 से स्टेट होगा, स्टार्ट होगा। मान लीजिए महाराष्ट्र के लिए तो 27 होगा। इसी तरह के मान लीजिए अदर स्टेट्स के लिए लेंगे तो आपका जो फर्स्ट 2 डिजिट होगा ना, उस पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट कोड होगा। सिमिलरली मान लीजिए नेक्स्ट जो 3 to 12 डिजिट जो होता है, उस कंपनी का जो पैन नंबर होता है या उस इंडिविजुअल का जो पैन नंबर होता है, वो होता है 12 डिजिट तक। 13 नंबर डिजिट जो होता है कि अगर मान लीजिए एक स्टेट में अगर आप एक ही जीएसटीएन लिए हैं तो 1 लिखा रहेगा। मान लीजिए सेम स्टेट में अगर मोर देन 1 जीएसटीएन लिए, मान लीजिए कि 4 जीएसटीएन लिए हैं, तो 13 नंबर डिजिट 4 रहेगा। मान लीजिए कि एक स्टेट में आप 2 जीएसटीएन लिए, तो 13 डिजिट जो रहेगा, 13 नंबर डिजिट जो रहेगा वो 2 डिजिट का रहेगा।
सिमिलरली 14th नंबर जो डिजिट होता है ऑफ जीएसटीएन वो हमेशा के लिए जेड रहेगा, उस पर कोई डाउट नहीं रहेगा, आप ये देख लीजिए सभी का जेड रहेगा। उसके बाद जो लास्ट डिजिट रहता है डिजिट इज चेक कोड टू डिटेक्ट एरर। कभी कभी क्या होता है कि वो ये जो सिस्टम जो डिजिट जीएसटीएन जो दिया जाता है उसके लिए एक चेक कोड डालता है जिससे कि कोई एरर तो नहीं है इस जीएसटीएन में, वो चेक करने के लिए लास्ट डिजिट रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो 15 डिजिट ऑफ जीएसटीएन है उसका हर डिजिट का क्या क्या वैल्यू है, कहाँ से किस तरह से लिंक किया गया है। अब हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे कि प्रोसीडियर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग प्रोसीडियर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का देखने से पहले ये देखेंगे अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया है या अगर किसी भी कंपलसरी जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें अगर फॉल कर गए हैं और उसके हिसाब से अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है तो विद इन 30 डे यू हैव टू अप्लाई विद द जीएसटी डिपार्टमेंट। जीएसटीएन एप्लीकेशन के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, जीएसटी फॉर्म जीएसटी REG01। इसमें आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस का वैलिडेशन चेक किया जाता है। सिमिलरली आपका जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब भी लगता है। सबसे पहले TRN नंबर जनरेट होता है, उसके बाद आपके पास एक विंडो खुल जाएगा जिसमें कि आप जो भी आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी आपका डिटेल रहता है वो देना पड़ता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली प्रोसीडियर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में कि किस तरह से हम लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं वो डिस्कस किया। अभी मैं प्रोसीडियर डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसी तरह से हम लोग प्रोसीडियर फॉलो करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। कभी कभी टैक्स पेयर को मान लीजिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो याद रखिएगा ये जो कैजुअल टैक्स पेयर का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है फॉर 90 डे ओनली होता है। इसमें आपको एक लायबिलिटी असर्टेन करना पड़ता है और उसके बेसिस पे आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट भी करना पड़ता है विद द जीएसटीएन ऑफिसर के साथ। ओके, और ये आपको 90 डे के अंदर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे कैजुअल टैक्स पेबल की तरह अगर जीएसटी नहीं है तो वो अपने आप 90 डे के अंदर अपने आप वो सरेंडर हो जाएगा, माने कैंसिल हो जाएगा, उसमें आपको और कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ऑफिसर के पास जब भी हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन डालते हैं तो ये जो भी ऑफिसर रहता है उसके डेस्क पे दिखने लग जाता है। विद इन 7 डे उसको सब कुछ वेरीफाई करके हम लोग को जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो सर्टिफिकेट होगा इन फॉर्म जीएसटी REG06 में देना पड़ेगा विद इन 7 डे। किसी किसी केसेस में ये क्या करते हैं कि सूकाज नोटिस दे के ज़बरदस्ती का टाइम लेते हैं, बट हम लोग को एज पर लॉ हम लोग को 7 डे के अंदर देना है अगर सूकाज नोटिस नहीं देता है देन। उसके बाद आता है प्रॉपर ऑफिसर के पास अगर कोई इशू रहता है तो वो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी कर सकता है। जो एप्लीकेशन रहता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन रहता है वो रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई आपको रिजेक्ट कर दे रहा है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन, देन यू मे अप्लाई अगेन। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका ओन प्रॉपर्टी है और रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं जो कि कॉमनली सभी लोग के साथ होता है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपका ओन प्रॉपर्टी है देन यू मस्ट हैव द इलेक्ट्रिसिटी बिल इन योर नेम एंड द प्रॉपर्टी टैक्स। अगर मान लीजिए आपका ओन प्रॉपर्टी नहीं है, रेंटेड है, देन यू मस्ट हैव द रेंट एग्रीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द नेम ऑफ लैंडलॉर्ड। ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्या क्या प्रोसेस रहता है। अभी मैं आपको समराइज करके बताऊँ सेक्शन वाइज क्या होता है। सेक्शन 22 क्या बोलता है, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन सा पर्सन को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये सेक्शन 23 बोलता है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, जैसे कि आरसीएम हो गया, आरसीएम का सर्विस अगर हम लोग लेते हैं या इंटर स्टेट कुछ सप्लाई होता है तो उस केसेस में जो भी होता है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फॉल करता है, तो सेक्शन 24 आता है। सिमिलरली मान लीजिए सेक्शन 25 जो होता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन होता है। सेक्शन 26 जो है डीम्ड रजिस्ट्रेशन होता है। देन 27 आता है प्रोविजनल स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द कैजुअल टैक्स पेयर के लिए होता है, जो 90 दिन के लिए सिर्फ जीएसटी मिल सकता है।
उसके बाद सेक्शन 28 जो होता है वो अमेंडमेंट इन जीएसटीएन होता है। सेक्शन 29 होता है कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड सेक्शन 30 जो होता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्या क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से हम लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और किस किस पे अप्लीकेबल होता है, कौन कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होता है। तो इसी तरह का जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आज हम लोग ने डिटेल में डिस्कशन किया। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरी रहता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कोई सपोर्ट लगेगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरा फर्म आप लोगों को इस मैटर में सपोर्ट करेगा। रिक्वेस्टिंग यू ऑल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का मैं छोटा छोटा वीडियो जीएसटी का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड, जो कि एक जेन्युइन अकाउंटेंट को सपोर्ट करेगा, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सभी वीडियो को देखते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट इन्हांस होते रहेगा। थैंक यू वेरी मच।